21-22 साल की उम्र में नई प्रसिद्धि मिल जाती है तो आदमी भगवान को मानना बंद कर देता है। किसी ने जाके भगत सिंह को कहा कि तेरे लिए सुरेंद्र सिंह जी ये बात कर रहे थे, तो भगत सिंह पूरी बुक लिखता है कि मैं नास्तिक क्यों, उसमें रीजन बताता है कि मैं, तो उसमें भगत सिंह लिखते हैं कि क्या मैं इसलिए भगवान को नहीं मानता कि मैं प्रसिद्ध हो चुका हूं, क्या मैं भगवान को इसलिए नहीं मानता कि आजकल लोग मेरे बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्या मैं खुद को भगवान से ऊपर महसूस करने लग गया हूं, क्या मेरी लोकप्रियता ने मुझे धार्मिक होने से रोक दिया? लिखता नहीं। मैं जो सचिंदर सान्याल से मिला था तब सचिंदर सान्याल आस्तिक थे, हम भी आस्तिक थे, लेकिन धीरे धीरे मेरी धर्म में आस्था हटती चली गई। मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में भगवान है ही नहीं, और यदि भगवान है तो बहुत बुरा आदमी है, क्योंकि यदि वो अच्छा आदमी होता तो अपने लोगों को कभी पीड़ा से पीड़ित देखे नहीं सकता था। यदि अपने लोगों को, गरीबों का शोषण होते हुए देखता है, इसका मतलब अच्छा आदमी तो नहीं है। तो मैं उस बुरे आदमी को मानता नहीं, इसलिए बुक लिखी वाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक। उसमें रीजन बताए उन्होंने कि मैं नास्तिक क्यों। तो वास्तव जब फांसी लगती है तब वो जो सिख होते हैं, जो जेलर होते हैं, वो भगत सिंह वापस कहते हैं कि होनता रबदा ना ले ले भगतिया, अब मर रहा है लास्ट में जाते जाते तो भगवान को याद कर। भगत सिंह वापस कहते हैं ना तेरे रब ते पहले विश्वास थी, ना तेरे रब ते अध विश्वास है, ना तो तुम्हारे भगवान को पहले मैं मानता था, ना तुम्हारे भगवान को। विपिन चंद्रा में बहुत अच्छी लाइन है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी लगा दी गई थी। उस दिन पूरा भारत रोया था, कई घरों में चूल्हे नहीं जले थे। उस दिन सब के सब भारत के अंदर आंसू बहा रहे थे, उन 3 युवकों की शहादत को याद कर रहे। अब आज भी देखिए, भगत सिंह को पूरा भारत जानता है, खुदीराम बोस को नहीं जानते। काम तो सेम ही किया ना, एक बम भगत सिंह ने फेंका, एक बम खुदीराम बोस ने फेंका। ना भगत सिंह वाले में कोई मरा, ना खुदीराम बोस वाले में कोई मरा, सेम ही तो बात है। पर भगत सिंह ये जन भावनाओं को अपने साथ जोड़ने में सफल रहे। खुदीराम बोस को हम तभी जानते हैं जब आरएस की तैयारी करते हैं, यदि तैयारी ना करते होते तो प्रफुल्ल चाकी का तो पक्के नाम नहीं सुनते हम, है ना। सीधी सी बात है ना भाई, यही है। तो जनता को अपने साथ जोड़ने से सफल रहे। जनता छोड़ो, अब मुझे बताओ, उस समय भारत में 2 प्रकार नेता थे, नरमपंथी और गर्मपंथी। इनके साथ कौन जुड़ सकते हैं? गर्मपंथी। ये गर्मपंथियों को भी अपने साथ नहीं जोड़ पाए, न तो इनके साथ में जनता जुड़ पाई, न इनके साथ में कौन जुड़ पाए? गर्मपंथी। गर्मपंथी नहीं जुड़ पाए। अंग्रेजों ने कुचल दिया आंदोलन को, अंग्रेजों को कुचलने में भी ज्यादा जोर है नहीं, जबकि भगत सिंह वाला कुचलने में जोर आया था। उनके कई लोग पकड़े नहीं गए थे, अलग अलग जगह कांड कर गए थे वो लोग, लेकिन इनको कुचलने में भी अंग्रेजों को ज्यादा जोर नहीं है। भोले लोग थे जी, क्रांतिकारी थे, नए नए लड़के थे। तो क्या शाम को मीटिंग करेंगे बम फेंकने के लिए? कहाँ मीटिंग करेंगे? कि काली माता के मंदिर में। बंगाली थे, बंगाल में माता जी ज्यादा है तो काली माता के मंदिर में। फिर वहां डिसीजन लेने के बाद नारे भी लगाते, पत्थर को जो कर दे पानी, माँ भवानी, माँ भवानी। धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग है, मुसलमान नहीं जुड़े। जब आप कहते हो माँ भवानी का नाम लेके बम फेंकेंगे तो मुसलमानों को लगता था फिर तुम भी फेंक लो, हमारा क्या लेना देना। आवाज अरविंद घोष उधर कह रहे थे भारत माता की पूजा करेंगे, मुसलमान कहता पूजा होती नहीं किसी की। भाई एक किसी को ये इस बात को नहीं समझ पाए, किसी एक आदमी को गोली मार देने से आजादी नहीं मिलती। इस बात को नहीं समझ पाए कि किसी आदमी को बम से उड़ा देने से आजादी नहीं मिलती। इसका मतलब रणनीति अच्छी, संगठन तो सब अकेले अकेले चापेकर बंधुओं की जी में तब किसी गोली मार गए, मदन लाल धिंगड़ा अलग गोली मार गया, करकरे अलग गोली मार गया। इसका मतलब कोई संगठन, क्या विचारधारा है, हम किस आइडियोलॉजी के तहत काम करें? एक ही आइडियोलॉजी है, अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। अंग्रेजों की भाषा हिंसा है तो हम भी किसके जवाब में देंगे? हिंसा। ये युवा इस बात को समझ नहीं पाए कि हिंसा, व्यक्तिगत हिंसा साम्राज्यवाद की हिंसा का मुकाबला नहीं कर सकती। व्यक्तिगत हिंसा, एक सिंगल आदमी गोली चलाए, सेना सामने बंदूक लेके खड़ी हो, अंतर है। अकेला आदमी क्या कर लेगा? वह सब अंग्रेजों के पास पूरी पुलिस और पूरी सेना है, वो पूरी पूरी साम्राज्यवाद लगाएंगे आपके पास, पूरी पूरी सेना लगाएंगे, तुम उसका मुकाबला कैसे कर पाओगे? तो वो ये नहीं कर पाए थे, और इसलिए वो जनता का सहयोग भी नहीं ले पाए और गर्मपंथियों का सहयोग भी नहीं ले पाए। अंग्रेजों ने आसानी से उनको कुचल दिया, अनजाने में धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग किया, तो मुसलमान उनके साथ में नहीं जुड़ पाए और ज्यादा लोकप्रिय भी। लेकिन फिर भी कभी ये लिखो ना, इनका मैं तो लिखो, फिर भी लिखना और कुछ किया हो या ना किया हो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पुरुषत्व को जगा दिया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के वो जो मर्दानगी वाला भाव है ना, वो लेके आए थे ना, हम कर सकते हैं। इससे पहले भाई साहब यूं नरमपंथी टाइप के थे जो हाथाजोड़ी करते हुए जाया करते थे, ये पहले थे जिन्होंने कहा आंखों में आंखें डाल के बात की जाए। तो वो जो पुरुषत्व जगाने वाले कोई बंदे थे, तो वो कौन थे? हमारे क्रांतिकारी। महत्व क्या हो सकता है? आंदोलन जब निष्क्रिय पड़ा तब एक्टिव किया। आंदोलन कहां तक गया? गांव तक। कहां तक गया? विदेशों तक। व्यक्ति के त्याग बलिदान से कौन जुड़े? युवा। किससे? राष्ट्रीय आंदोलन। 1909 में अंग्रेजों को सुधार करने पड़े, 1911 बंगाल विभाजन को हुआ क्या था? गांधी जी ने इन युवाओं की आलोचना की थी। गांधी जी ने कहा था ये लड़के बम की राजनीति करते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ बम। गांधी जी ने आर्टिकल लिखा था कि लड़के किसकी राजनीति करते हैं? इन लड़कों को लगता है बम फेंक देंगे देश आजाद हो जाएगा। बम की पॉलिटिक्स चलने वाली नहीं है भाई साहब, और इन लड़कों को समझ में आ जाना चाहिए कि बम फेंकने बंद करे। तो भगवती चरण वोरा ने गांधी जी के खिलाफ आर्टिकल लिखा था कि बम पॉलिटिक्स नहीं है, बम फिलोसॉफी है। इसलिए उसने बाद में कौन सा लिखा था? फिलोसॉफी ऑफ बम। गांधी जी के खिलाफ में लिख गया था। तो सचिंदर सान्याल की बुक कौन सी है? कहते हैं सचिंदर सान्याल की बंदी जीवन इतनी लोकप्रिय थी कि क्रांतिकारी सिराने रख के सोया करते।
यदि किसी को क्रांतिकारी बनना है तो उसको क्या पढ़नी पड़ेगी? बंदी जी। भगत सिंह का स्टेटमेंट है, क्या फर्क पड़ जाएगा कि गोरे हमारे देश में राज करते हैं? इससे क्या फर्क पड़ जाएगा कि कुछ गोरे और कुछ काले मिलकर राज करेंगे? इससे भी क्या फर्क पड़ जाएगा, केवल काले भारत में राज करने लग जाएंगे। जब तक मनुष्य से मनुष्य का शोषण समाप्त नहीं होगा तब तक भारत को संपूर्ण आजादी। इसलिए हम चाहते हैं संपूर्ण क्रांति हो, भारत को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी दृष्टि से क्या प्राप्त होनी चाहिए? आजादी। इसलिए सिंगल सिंगल कोई फायरिंग वायरिंग नहीं करेगा रे। हम जानते हैं कि व्यक्तिगत हिंसा से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, पर हम हिंसा को गलत भी नहीं मानते। यदि अंग्रेजों ने हिंसा की तो जवाब उसका कैसे दिया जाएगा? हिंसा। पर जहां तक होगा हम हिंसा से बचेंगे, हम हिंसा करने की कोई कोशिश करेंगे नहीं। इतने में अंग्रेज हिंसा कर गए। अंग्रेजों ने भाई साहब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे, लाला जी की लाठियों से पीट पीट कर हत्या कर दी। लाला लाजपत राय प्रो हिंदू टाइप के नेता थे। ये सारे के सारे जो क्रांतिकारी है धर्म में विश्वास ही नहीं करते, सारे धर्मनिरपेक्ष है। कैसे? और इनकी लाला लाजपत राय से बनती और नहीं है। थोड़े दिन पहले लाला लाजपत राय ने कोई हिंदुओं के पक्ष में कोई बयान दिया था, तो भगत सिंह ने, इन लोगों ने लाहौर में पर्चे चिपकाए थे। कैसे? नेताओं की आवश्यकता नहीं है, लाला लाजपत राय अपने घर बैठे रहे, फालतू की पंचायती ना करे। पर इस बार जब लाला लाजपत राय को सरेआम रोड पे लंबा लिटका के लाठियों से पीट पीट के मारा तो युवाओं को लगा, अरे टेढ़ा है पर मेरा है। लाला जी कितने भी खराब होंगे पर हमारे नेता थे। इतने बड़े नेता को इस प्रकार सड़क पे लंबा नहीं कर सकते भाई साहब आप। अब इन्होंने पता लगा और कौन था जिसने लाला जी पे लाठीचार्ज का आदेश दिया था? पता चला स्कॉट। कौन था? स्कॉट नाम का एक क्रांतिकारी, सॉरी स्कॉट नाम का एक पुलिस अधिकारी है और उसने आदेश दिए थे। अब इन्होंने स्कॉट को मारेंगे तो थाने के बाहर दो लड़के लगाए गए, शिव वर्मा और जयदेव प्रसाद। कौन कौन लड़के लगाए गए? शिव वर्मा और जयदेव प्रसाद। तुम्हारा एक ही काम है, स्कॉट पे ध्यान रखो कितने बजे आता है कितने बजे जाता है। और वो डेली शाम को लाहौर में कमरा किराए पे लिया इन्होंने पूरा एक, सारे वहां पे जाके रहने लगे। स्कॉट का 11 बजे आता है, 2 बजे जाता है, बुलेट लेके आता है, बाइक लेके आता है, हेट लगा के आता है डेली। पक्का यही टाइम? हाँ यही टाइम है। कितने लोग बाहर खड़े रहते हैं, कौन पीछा कर सकता है, पुलिस वाले बाहर कितने होते हैं, हथियार होते हैं कि नहीं होते हैं, सब कुछ पता है एकदम। अब एकदम क्या है, आज 2 बजे चलते हैं, आज 2 बजे चलकर स्कॉट को सल्टा देते हैं। कौन कौन जाएगा मारने के लिए? का मारने के लिए 3 लोग जाएंगे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु। कौन कौन? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु। क्या क्या काम है? कि काम ये है कि जैसे स्कॉट आएगा, शिव वर्मा जयदेव प्रसाद बाहर खड़े वहीं पर खड़े, वो अपने को इशारा करेंगे यही है। जैसे ही वो कंफर्म कर देंगे यही है तो राजगुरु सड़क के बीचों बीच आएगा, उसकी गोली मारेगा ताकि बाइक गिर जाए उसकी। जैसे बाइक गिरेगी, भगत सिंह पिस्टल होगी, सारी की सारी 6 गोलियां एक साथ उतारनी है, एक ही नहीं चुकनी चाहिए, सारी की सारी बीचों बीच लगनी चाहिए। चंद्रशेखर आजाद का इतना ही काम है, यदि कोई दूसरा पुलिस वाला है तो उसको रोकना है पूरी प्लानिंग के साथ। गलती ये भी उस दिन स्कॉट आया ही नहीं, उस दिन आया था सैंडर्स। कौन आया था? सैंडर्स आया था। ये बुरी चामड़ी एक जैसे दिखते हैं भाई साहब, वो गाड़ी लेके बाइक लेके वो आया था। जैसे निकला शिव वर्मा ने कहा आ रहा है, राजगुरु बीचों बीच गया सड़क के, गोली मारी, बाइक नीचे गिरी, भगत सिंह ने 6 खींचा, एक साथ ही उतार दी। वहां एक पुलिस वाला बाहर खड़ा था, सरदार जी थे चंदन सिंह, और चंदन सिंह भागा बेचारा, साहब को मार दिया, साहब को मार दिया। तो चंद्रशेखर आजाद उसको कहते हैं वापस भाग जा, हम तेरे को नहीं मारना चाहते, हम इंडियन को नहीं मारना चाहते। वो कहता नहीं यार मेरा साहब है, इंडियन अंग्रेज क्या होता? वो भी बेचारा सही, जिसकी खाओ बाजरी उसकी बजाओ हाजरी, अगले का अफसर था यार। तो चंदन सिंह जैसे पास में था, चंद्रशेखर आजाद चंदन सिंह की गोली मारता है। बाहर निकलते हैं, बाहर इनका एक साथी और था महावीर सिंह, जीप लेके तैयार करा था, जीप में बैठते हैं, घर पे आ जाते हैं, एक ही नहीं पकड़ा गया, सारे के सारे वहां से आ गए। घर आने के बाद में शिव वर्मा जयदेव प्रसाद पीछे पीछे आए और उन्होंने आकर स्कॉट बच गया। आपने किसको मार के आगे? सैंडर्स को मार के आगे। इनका कोई नहीं। अब जो सैंडर्स मरा था तो अंग्रेज ही, अंग्रेज को तो मरना है। पर बड़े क्रांतिकारी लोग थे, इन्होंने रात को रूम पे बैठ के अपने पर्चे बनाए, हाथ से पर्चे बनाए, उन पे लिखा सैंडर्स गलती से मारा गया है, हम स्कॉट को मारना चाहते थे, और लाहौर में पर्चे फेंक के आए। मुझे लगता है उन पर्चों को पढ़ के स्कॉट ने कहा होगा बोमियो सा महाराज। आज जो आपने जान बचाई है, मेरा सैंडर्स काम आ गया मेरे चक्कर के अंदर, स्कॉट बेचारा वो होगा। वहां पहली बार भगत सिंह अपने बाल कटवाते हैं, क्योंकि वहां लाहौर में एक खबर फैलती है कि जो लड़के मार के भागे थे उनमें एक के जूड़ा है, इसलिए जूड़े वाले लड़के पकड़ लिए जाएंगे। इसलिए भगत सिंह वहां पे बाल कटवाते हैं। बाल कटवाने के बाद भगत सिंह वहां वो अपनी स्टाइलिश हेट वाली फोटो खिंचवाते हैं। जो भगत सिंह की वो फोटो है उस कांड के बाद की, कि कल को अपने पकड़े न जाए तो अखबार में कौन सा फोटो होना चाहिए, स्टाइलिश थे कि क्या आना चाहिए, ये वाला फोटो आना चाहिए। सारे निकल गए, सिंगल नहीं बचा था, सारे के सारे वहां से निकले। और ये तो अजय देवगन वाला लिंजेड ऑफ भगत सिंह मूवी देखो आप, तो शानदार सीन है। चंद्रशेखर आजाद साधु बने हुए ट्रेन के अंदर निकलते हैं, भगत सिंह भगवती चरण वोहरा की वाइफ, भगवती चरण वोहरा जो थे उन्होंने बम बनाया था, बम टेस्ट करने के लिए जंगल में गए थे, लेकिन बम हाथ में फट गया था, इसलिए भगवती चरण वोहरा पहले ही शहीद हो गए थे। उनकी वाइफ थे जिनका नाम था दुर्गा भाभी, जो बाद में इन क्रांतिकारियों के साथ में थे। भगत सिंह, दुर्गा भाभी और राजगुरु तीनों एक साथ निकलते हैं। भगत सिंह गोरे चिट्टे थे,
हेट लगाया हुआ, अंग्रेजों वाले कपड़े पहने हुए, दुर्गा भाभी जैसे इंडियन है और अंग्रेज की पत्नी है किसी की, और राजगुरु जैसे उनका नौकर हो, वैसे ट्रेन में चलने लगते हैं। ट्रेन में आगे कड़ी एकदम वो चल रही है, वैसे एकदम शिनाख्त हो रही है कि कौन कौन है, पकड़ा जाए एक को। और उस मूवी में बड़ा गजब सा सीन है, भगत सिंह हेट लगाए हुए, वो अंग्रेज वो छड़ी सी लेके चलते थे, और छड़ी लेके चल रहे हैं, पास में राजगुरु, वो मोटा संदूक नहीं होता जो अपनी मम्मियों के पास होता था, वो भगत सिंह की मम्मी का संदूक है। भगत सिंह की मम्मी बहुत पैसे वाले परिवार से थे, अपनी मम्मियों को तो दहेज में भी एक संदूक मिला, भगत सिंह मम्मी 4 लाई थी, तो एक संदूक भगत सिंह जब लाहौर पढ़ने के लिए गए थे तब उनके पास में था वो संदूक, तो वो संदूक लिया हुआ, वो राजगुरु चल रहा है उसके साथ में, और वो जो दुर्गा भाभी है वो साथ साथ में चल रही है। और वो भगत सिंह अचानक गुस्से के अंदर वो छड़ी लेते हैं, छड़ी लेकर राजगुरु को मारते हैं कि तुम इंडियन बहुत खराब आदमी, हमने पहले कहा था हम तुम्हारे देश में नहीं जाएगा, अंग्रेजों वाले स्टाइल में। तो वो भाग के, वो जो पत्नी होती साथ में, वो कहती अरे क्या हुआ क्या हुआ, तुम भी इन्हीं के लायक हो, तुम भी हिंदुस्तानी हो इसलिए ऐसा करती हो। वो बेचारा सरदार जो होता है जो सामने चेक कर रहा था, वो भाग के तक साहब क्या हुआ, साहब क्या हुआ, कि तुम सारे इसी प्रकार के लोग हो। वो कहता साहब को जान दो, साहब को जान दो, तो बिना चेक के अंदर बिठा देता है। वहां से निकल जाते हैं। वहां से निकलने के बाद भगत सिंह खूब दिनों तक यूपी रहे थे। शाहजहांपुर में इनके वो साथी जो जी पड़े थे महावीर सिंह, उनके घर पे खूब दिनों तक रहे थे। फिर वहां पे भी छापे पड़ने लगे तो वहां से निकल गए थे। वहां से निकलने के बाद में कई दिन तक इधर उधर फरार चलते रहे। इतने में अंग्रेजों को कोई मिला ही नहीं, इस मुकदमे में नहीं मिला, तो अंग्रेजों ने मुकदमे पे एफआईआर लगा दी। फाइनल रिपोर्ट क्लोजर रिपोर्ट, भाई जितने पकड़ लिए गए वो है, आगे बाकी बंदे हमारे द्वारा पकड़े नहीं गए, इस केस को बंद किया जाता है। केस को बंद कर दिया, जैसे केस बंद किया ये वापस इकट्ठे आगरा में वापस इकट्ठे हुए, और आगरा में वापस इकट्ठे होकर अब कुछ किया जाए, क्या किया जाए। उन्हीं दिनों केंद्रीय विधानसभा में 2 बिल पेश होने वाले थे, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। कौन कौन से बिल याद है आपको? किसी की भी सुरक्षा के नाम पे किसी को उठाया जा सकता है, पब्लिक सेफ्टी बिल, और आपके हड़ताल नहीं कर सकते मजदूर, इसलिए कौन सा, ट्रेड, जिनका हमने पढ़ा था स्वराज पार्टी विरोध कर रही थी, पता है। इन्होंने कहा अपने भी विरोध करेंगे। अपने कैसे विरोध करें? स्वराज पार्टी संसद में बैठी विरोध कर सकती है, गांधी जी विरोध कर सकते हैं, एक आवाज दें 1 लाख इंडियन बाहर आ गए, सड़कों पे जाम कर देंगे, गांधी जी विरोध कर सकते हैं। अपने विरोध करने का क्या तरीका है? का संसद में बम फेंकेंगे, संसद में बम फेंकेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने वापस कहा भगत सिंह को, यार तू बड़ी बातें करता है, पहले तूने कहा था कि किसी पर यूं बम वगैरह फेंकने नहीं, तू कह रहा बम फेंकेंगे, कि नहीं ऐसा बम फेंकेंगे जिसमें कोई मरेगा ही नहीं, फिर फेंकना ही क्यों है? कोई मरेगा ही नहीं तो फेंकना ही क्यों है? क्योंकि हम बताएंगे उनको कि फ्रांस की क्रांति का नारा था, बहरों को सुनाने के लिए जोर से धमाके करने पड़ते हैं, बहरों को सुनाने के लिए जोर से धमाके करने पड़ते हैं। और बाद में हम वहां पे गिरफ्तार होंगे। चंद्रशेखर आजाद ने कहा दिमाग खराब, गिरफ्तार होंगे, वो पिछला मुकदमा चल रहा है अपने पे, सैंडर्स वाला मुकदमा, पकड़ के फांसी लगा देंगे। भगत सिंह का मैंने पता लगा, एफआईआर लग गई, उसमें एफआईआर लग गई, बम फेंकने की सजा अधिक से अधिक 5 साल है। मैं 23 का हूं, 5 में 12 जाऊंगा, इतने दिन तक आप संभालो। तो अब भगत सिंह के साथ कौन जाएगा वो बम फेंकने के लिए? तो राजगुरु ने कहा मैं चल लूंगा। भगत सिंह का नहीं, तू नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलूंगा? मैं फेंक नहीं सकता क्या, मैं पूरा देशभक्त हूं। उसने कहा ऐसे नहीं है, वहां गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तार करने के बाद अपने को जज के सामने लेके जाएंगे, जज के सामने लेके जाएंगे, जज पूछेगा कि तुम लोगों ने बम क्यों फेंका, तो अपने को आइडियोलॉजी बतानी है अपनी, क्योंकि अभी तक इंडियन जनता ये समझती है कि चवन्ने हैं, तुच्छे छोरे हैं, कुछ इधर उधर बम फेंक के भाग जाते हैं, और फिर पूरी की पूरी जनता को और तंग किया जाता है। लाहौर में साहब सैंडर्स को मार के छोरे तो भाग गए, पूरे पूरे लाहौर में कर्फ्यू लगा दिया गया, सारे युवाओं को घर से उठा उठा के ले गए, पुलिस ने 5-5 दिन मारा उनको। इसलिए इन लड़कों के चक्कर में नहीं आना। इसलिए इंडियन जनता अपने प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखती है, और गांधी जी लिख और देते हैं कि साहब बम की राजनीति करते हैं। हम यदि जज के सामने जाएंगे तो हम बताएंगे कि हम बम कहां से लेके, हम बम क्यों फेंकना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, संपूर्ण स्वतंत्रता क्या है, पूर्ण स्वराज क्या है, धर्म क्या है, सामाजिक आजादी क्या, हम सब बताएंगे। और हम जज के सामने बोलेंगे तो अखबार में छपेगा, अखबार में छपेगा तो अपनी आइडियोलॉजी आएगी। तो राजगुरु ने कहा क्या दिक्कत है, मैं जज के सामने बोल दूंगा। अरे जज के सामने अंग्रेजी बोलते हैं। राजगुरु को मराठी के अलावा कोई भाषा ही नहीं आती थी। तो राजगुरु ने कहा भाई ये बड़ा मामला अपने नहीं है। भगत सिंह अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते थे, भगत सिंह ने कहा मैं जाऊंगा। और कौन जाए? सुखदेव ने कहा मैं चल लूंगा। भगत सिंह कहते हैं नहीं, हम में से तू सबसे इंटेलिजेंट है जो संगठन चला सकता है, इसलिए पंडित जी और तुम मिलकर संगठन चलाओगे। पंडित जी मतलब चंद्रशेखर आजाद, और सुखदेव तुम मिलकर संगठन चलाओगे। तो तुम्हारे साथ कौन जाएगा? बीके, बटुकेश्वर दत्त। कौन जाएगा? बटुकेश्वर दत्त बंगाली थे, बंगालियों की इंग्लिश अच्छी हुआ करती थी, इसलिए बम फेंकने के लिए गए थे बीएस और बीके, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। कौन कौन गए थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर। 8 अप्रैल 1929 कब की बात है? उस समय वो बिल पेश कर रहे थे वहां पे, पब्लिक सेफ्टी बिल, वो पेश हो रहा था वहां पे, और ये दोनों घुसे और इन्होंने जाके वहां पे बम फेंक दिया। चारों तरफ धुआं धुआं, संसद के सदस्य उठ उठ के भाग रहे हैं, ये वहां नारे लगा रहे हैं इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। पुलिस गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करके लेके जाती है। वहां पर ये जज को बताते हैं
कि हम ये करना चाहते हैं। अब अखबारों में छपता है देश की पूरी सहानुभूति अब भगत सिंह के साथ में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बावजूद गांधी जी फीके हैं, भगत सिंह ऊपर है। इसलिए अंग्रेजों को लगा कि यदि लड़के इतने हिट हुए भारत के अंदर तो गांधी जी वाला अहिंसक आंदोलन की बजाय लोग इधर आएंगे, और सारे के सारे लोगों ने हथियार उठा लिए तो दुबार हो जाएगा। इसलिए लड़कों को कुछ किया जाए तो क्या करें, बम फेंकने की सजा ही नहीं हो सकती, खाली बेंच पर बम फेंका, कोई मरा भी नहीं है, का पुराना केस रीओपन किया जाए। इसलिए सैंडर्स वाला केस रीओपन किया गया, उस केस में बाकी लोग गिरफ्तार किए गए, और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्या लगा दी गई, फांसी लगा दी गई। इसे ठीक महीने भर पहले 27 फरवरी को इलाहाबाद में एक पार्क पड़ता है, उसका नाम है अल्फ्रेड पार्क, उसमें चंद्रशेखर आजाद एक पुलिस मुठभेड़ के अंदर शहीद हो जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद फरार चल रहे थे, एक किसी क्रांतिकारी की मां बीमार थी, वो उसकी मां के पास पैसे पहुंचाने के लिए गए हुए थे। वहां पर कोई मुखबिर सूचना देता है कि चंद्रशेखर आजाद वहां है, पुलिस आती है, मैन टू मैन फायरिंग होती है, उनके पास एक ही गोली बचती है, उनको था कि मैं अंग्रेजों द्वारा पकड़ा नहीं जाऊंगा, लास्ट गोली खुद के मार लेते हैं, खुद के मार लेते हैं, वहां एनकाउंटर में शहीद हो गए। कौन से पार्क में, अल्फ्रेड पार्क में। कहां पर अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद। कहां पर है, इलाहाबाद। तो भगत सिंह से इनसे महीने भर पहले चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए थे। भगत सिंह ये कब शहीद होते हैं आपके, 23 मार्च 1961। इनको फांसी लगाई जानी थी 24 मार्च को, 24 मार्च को सुबह फांसी लगाई जानी थी। पंजाब के आसपास के गांवों में पता चला कि कल है ना लाहौर के अंदर इनको फांसी लगाई जाएगी, इसलिए पंजाब के गांव से लोग इकट्ठे होने लग गए थे कि जेल तोड़ दो, भगत सिंह और वहां से आजाद कर लिया जाए। इसलिए अंग्रेजों को लगा मामला गंभीर है, इसलिए अंग्रेज 23 मार्च को शाम को फांसी लगा देते हैं, और लाश नहीं दी गई। यदि लाश दे दी गई तो फिर पंगा हो जाएगा। कारण यह था कि ये जब जेल में थे तो इन्होंने जेल में भूख हड़ताल कर दी थी। इन्होंने कहा था कि भाई हमारे पे अभी तक प्रूव ही नहीं है कि हमने बम फेंका कि नहीं फेंका, हमारे पर ये सॉरी हमने गोली चलाई थी कि नहीं चलाई थी। जब तक मामले का अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक हम अपराधी नहीं है, और यदि हम अपराधी नहीं है तो हमें उतनी सुविधाएं दी जाए जितनी गांधी जी को मिलती है। जब वो राजनीतिक कैदियों की तरह रखे जाते हैं, हमें राजनीतिक कैदियों की तरह रखा जाए, हमें डायरी दी जाए, हमें पेन दिए जाए, हमें अखबार दिए जाए, आपस में मिलने दिया जाए हमें। अंग्रेजी सरकार इनको देना नहीं चाहती, इसलिए हड़ताल करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं। इनकी भूख हड़ताल में बाकी वाले जो तोड़ देते हैं, एक बंदा भूख हड़ताल तोड़ता ही नहीं, 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद शहीद हो जाते हैं। जतिन दास मुखर्जी, जतिन दास मुखर्जी की लाश कलकत्ता भेजी गई। जतिन दास मुखर्जी की लाश कलकत्ता में ट्रेन से सुबह 6 बजे उतर गई, शाम को 6 बजे तक कलकत्ता में लोगों ने लाश का स्वागत कर दिया, लाश पर मालाएं पहना दी थी। तो अंग्रेजों को लगा जब जतिन दास मुखर्जी वाली लाश का स्वागत हो गया तो भगत सिंह की लाश तो जाएगी नहीं, तो लोग लाश को लेके पूरे भारत में घूम लेंगे, और यदि इस प्रकार से हुआ तो देश की भावनाएं और कितनी भड़केगी, इसलिए लाश ही नहीं दे, सतलज में फेंक दी थी। दी नहीं थी बाद में इनको लाश वाश कुछ मिली नहीं, कौन सी सतलज या रावी जो भी नदी थी उसके अंदर ही बाद वहीं पर कर दिया गया था, इनका अंतिम संस्कार दिया ही नहीं था। अर्ध जली लाशें, वैसे अंग्रेज छोड़ छाड़ के जल्दी में आए थे, तो इनको लगानी थी 24 को, फिर 23 को फांसी लगाते हैं। तो कहते 23 को जब शाम को फांसी लगा रहे थे तो भगत सिंह अपने बैरक में बैठे बैठे बुक पढ़ रहे थे, लेनिन की बुक पढ़ रहे थे। लेनिन रूस वाला था, होता भगत सिंह के जो वकील थे वो 23 को सुबह आए थे भगत सिंह के पास, उन्होंने आगे पूछा था भाई कल तेरे को फांसी लगाएंगे, अंतिम इच्छा हो तो बता दे। तो मैं लेनिन की बुक पढ़ना चाहता हूँ, तो उन्होंने लेनिन की बुक ला के दी थी। शाम को अंग्रेजों का जेलर आया, जेलर ने आगे भगत सिंह को कहा कि भगत सिंह वो फांसी लगानी है, तो भगत सिंह का नहीं कल सुबह लगानी है ना, तो कहा कि नहीं वो आज ही लगाएंगे हम, और ये हमारे मामला है। तो अंग्रेज उसने भगत सिंह ने कहा भाई एक पन्ना पढ़ा है, यदि तुम पढ़ने दो तो मैं पढ़ लेता हूँ वरना। तो अंग्रेजों ने कहा कि नहीं नहीं तू बाहर आ, और बाहर आके उन दोनों को मना, राजगुरु सुखदेव को, वो बैरक अंदर बंद कर लिया। उन्होंने कहा रात रात सोएंगे सुबह लगनी है फांसी, सुबह लगनी है भाई साहब, रात को क्यों लगाई, सोने दो आराम से, नींद लेके फांसी लगनी चाहिए आराम से। इसलिए भगत सिंह बाहर जाते हैं, भगत सिंह जाके राजगुरु सुखदेव कहते हैं मरना ही है, सुबह मरे अब मरे क्या फर्क पड़ता है, बाहर आओ। अब तक बाकी क्रांतिकारियों को भी यही पता था कल सुबह लगाएंगे, तो उनको ये था कल सुबह लगाएंगे तो अपने भाई वहां खड़े होंगे और होंगे, अपने साथियों से मिलेंगे। लेकिन जब इनको बाद में केवल इन 3 को ही पता था हमारे फांसी लगाएंगे, तो पीछे हथकड़ियां लगा के वहां से लेके जा रहे हैं, तब ये जोर जोर से वहां पर वो गीत गाते हैं, मेरा रंग दे बसंती चोला। तो वो जो मेरा रंग दे बसंती चोला, या वो गाना सरफरोशी की तमन्ना भी हमारे दिल में, तब बाकी क्रांतिकारियों को पता चलता है कि इनको फांसी अभी लगा रहे हैं। वो खूब यूं सलाखों को करते हैं, भाई हमें बाहर निकालो, पर नहीं निकालते, वहां लेके जाते हैं। वहां लेके जाने के बाद पूछते हैं कोई अंतिम इच्छा तो बताओ, एक बार हाथ खोल दिए जाए तो हम गले मिलना चाहते हैं। तीनों गले मिलते हैं, इंकलाब जिंदाबाद के फिर नारे लगाते हैं। वहां जो जेलर था वो जेलर सरदार था, उस जेलर भगत सिंह को अंतिम टाइम में कहता है, भगत सिंह धर्म में विश्वास ही नहीं करते थे, इसलिए भगत सिंह ने बुक लिख दी थी, मैं नास्तिक क्यों, वाई आई एम एन एथिस्ट। कहते हैं जेल में उन दिनों एक क्रांतिकारी और थे सुरेंद्र सिंह नाम करके। शाम को क्रांतिकारियों को सबको टाइम मिलता था, मुसलमान नमाज पढ़ ले, हिंदू जो है, हिंदू और सिख एक ही हुआ करते, ये अपना मंदिर में पढ़ चले जाएं, गुरुद्वारा में कोई पाठ करना वो पाठ कर लें अपने सारे। भगत सिंह कभी मंदिर में नहीं आते थे। तो सुरेंद्र सिंह जो एक सिख क्रांतिकारी थे, उन्होंने एक दिन पूछा, कह रहे वो नया लड़का हमारे वाला है सिखों वाला, वो क्यों नहीं आता? कि सर वो धर्म को नहीं मानता है,
तो सुरेंद्र सिंह जी ने कहा दिमाग खराब हो गया, अखबार में 4 नाम आ गया, 21-22 साल की उम्र में नई प्रसिद्धि मिल जाती है तो आदमी भगवान को मानना बंद कर देता है। तो किसी ने जाके भगत सिंह को कहा कि तेरे लिए सुरेंद्र सिंह जी ये बात कर रहे थे। तो भगत सिंह पूरी बुक लिखता है कि मैं नास्तिक क्यों, उसमें रीजन बताता है कि मैं, तो उसमें भगत सिंह लिखते हैं कि क्या मैं इसलिए भगवान को नहीं मानता कि मैं प्रसिद्ध हो चुका हूं, क्या मैं भगवान को इसलिए नहीं मानता कि आजकल लोग मेरे बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्या मैं खुद को भगवान से ऊपर महसूस करने लग गया हूं, क्या मेरी लोकप्रियता ने मुझे धार्मिक होने से रोक दिया। लिखता नहीं, मैं जो सचिंदर सान्याल से मिला था तब सचिंदर सान्याल आस्तिक थे, हम भी आस्तिक थे, लेकिन धीरे धीरे मेरी धर्म में आस्था हटती चली गई। मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में भगवान है ही नहीं, और यदि भगवान है तो बहुत बुरा आदमी है, क्योंकि यदि वो अच्छा आदमी होता तो अपने लोगों को कभी पीड़ा से पीड़ित देखे नहीं सकता था। यदि अपने ही लोगों को, गरीबों का शोषण होते हुए देखता है, इसका मतलब अच्छा आदमी तो नहीं है। तो मैं उस बुरे आदमी को मानता नहीं, इसलिए बुक लिखी वाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक। उसमें रीजन बताए उन्होंने कि मैं नास्तिक क्यों। तो वास्तव जब फांसी लगती है तब वो जो सिख होते हैं, जो जेलर होते हैं, वो भगत सिंह वापस कहते हैं कि होनता रब दा ना ले ले भगतिया, अब मर रहा है लास्ट में जाते जाते तो भगवान को याद कर। भगत सिंह वापस कहते हैं ना तेरे रब ते पहले विश्वास थी, ना तेरे रब ते अध विश्वास है, ना तो तुम्हारे भगवान को पहले मैं मानता था, ना तुम्हारे भगवान को। विपिन चंद्रा में बहुत अच्छी लाइन है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी लगा दी गई थी। उस दिन पूरा भारत रोया था, कई घरों में चूल्हे नहीं जले थे। उस दिन सब के सब भारत के अंदर आंसू बहा रहे थे, उन 3 युवकों की शहादत को याद कर रहे थे।